नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया और इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। लेकिन कार्यक्रम के दौरान ममता की नाराजगी एक बार फिर दिखी। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि पीएम मोदी जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं उसके कैंपस का हम पहले ही उद्घाटन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र से इस मामले की जांच के लिए संयुक्त कमेटी बनाने की सलाह दी है। दरअसल केंद्र और पंजाब सरकार ने सुनवाई के दौरान एक दूसरे की जांच कमेटी पर सवाल उठाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। जांच में एनआईए भी शामिल होगी। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में जांच के लिए गृह मंत्रालय की टीम शुक्रवार को दिल्ली से फिरोजपुर पहुंची। इतना ही नहीं, टीम उस स्थान पर भी गई जहां पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका था। इसी जगह पर टीम ने फिरोजपुर एसएसपी और डीआईजी को पूछताछ के लिए बुलाया और इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय की टीम ने पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी तलब किया है और उनसे बीएसएफ कैंप में पूछताछ की जाएगी। गृह मंत्रालय की टीम के फिरोजपुर पहुंचने से पहले पंजाब सरकार ने गुरुवार को देर रात अपना जवाब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्य सचिव ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के कारणों का तथ्यों के साथ जवाब भेजा था और सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे पंजाब में पीएम के दौरे का विरोध हो रहा था। विरोध और प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैयार किया गया था। कहा गया है कि प्रदर्शन अचानक हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने एक जांच कमेटी बनाई है। कमेटी पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई गंभीर चूक की जांच करेगी और जांच टीम की अगुवाई सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। आईबी के संयुक्त सचिव बलबीर सिंह और एपीजी के आईजी एस सुरेश भी इस जांच कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला गर्माता जा रहा है। सोनिया गांधी ने भी कल चन्नी सरकार से मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं पंजाब सरकार ने भी पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए कमेटी बनाई है। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और गृह एवं न्याय मामले के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा को रखा गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। यहां के काशीपुर में एक युवक छुरा लेकर रावत के मंच पर पहुंच गया और इसके बाद कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उसे नीचे उतारा और छुरा अपने कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। ये मामला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला पूरे देश में सियासी बवाल मचा रहा है। दरअसल हरीश रावत मुख्य अतिथि के तौर पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। जैसे ही हरीश रावत अपना संबोधन खत्म करने के बाद नीचे उतरे, एक अधेड़ अचानक मंच पर पहुंच गया और संबोधन स्थल पर पहुंचने के बाद उसने माइक से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं इसकी गतिविधियों का जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और माइक बंद कर दिया, तभी आक्रोशित अधेड़ ने अचानक छुरा निकाल लिया और जय श्री राम नहीं बोलने पर जान से मारने की धमकी दी। यूपी विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। तो वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज 2 जिलों के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर और अयोध्या का दौरा किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। अयोध्या में सीएम योगी ने छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए।
नीट पीजी काउंसलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने काउंसलिंग को शुरू करने के लिए कहा है। साथ ही काउंसलिंग में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को इस सत्र के लिए बरकरार रखा है। केंद्र सरकार ने काउंसलिंग शुरू करने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने बीते दिन मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि ओबीसी को नीट पीजी काउंसलिंग में 27% का आरक्षण मिलेगा। साथ ही ईडब्ल्यूएस छात्रों को भी इस सत्र से आरक्षण का फायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बडगाम मुठभेड़ में शुक्रवार को जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये मुठभेड़ बडगाम के जोलवा करालपुरा चुडूरा इलाके में हुई है और कश्मीर के आईजी ने इस मुठभेड़ के बारे में बताया है कि इन सभी की पहचान की जा रही है। उन्होंने आगे बताया है कि इनके पास से हथियार, विस्फोटक और अन्य संदिग्ध चीजें भी बरामद की गई है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को कोरोना संक्रमित हुए हैं और इनमें एक महिला जज भी शामिल बताई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ और जज भी संक्रमण की चपेट में हैं। कोरोना संक्रमित सुप्रीम कोर्ट के जजों में से एक अस्पताल में भर्ती है, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, जबकि दूसरे कोरोना संक्रमित जज होम क्वारंटाइन है, उनकी भी हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कुछ और सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ रजिस्ट्रार भी कोरोना से संक्रमित हैं। देश में कोरोना फिर से कहर ढाने लगा है। गुरुवार शाम सामने आए संक्रमण के आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,17,100 नए मामले सामने आए हैं और इन कोरोना मामलों में 3 राज्यों जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की 61.33% हिस्सेदारी है। भारत में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में 36,265 मिले हैं, पश्चिम बंगाल में 15,421, नई दिल्ली में 15,097, वहीं तमिलनाडु में 6,983 केस मिले हैं, जबकि केरल में 4,649 केस दर्ज किए गए हैं। देश में अब तक कोरोना के 3,52,25,693 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 3,64,848 हो गई है। वहीं देश में ओमिक्रॉन से संबंधित दूसरी मौत की गुरुवार को पुष्टि हुई है और ओडिशा के बलांगीर के अधिकारियों ने कहा है कि 27 दिसंबर 2021 को संबलपुर के एक अस्पताल में मरने वाली 55 वर्षीय महिला अत्यधिक संक्रमणीय ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाई गई थी। वाराणसी में घाटों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा लगाया गया विवादित पोस्टर पर लिखा गया है कि घाटों पर गैर हिंदू प्रवेश प्रतिबंधित है। इससे पूर्व भी नववर्ष के खिलाफ रेस्टोरेंट पर विवादित पोस्टर लगाया गया था। अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और राष्ट्र की रक्षा के लिए बाबूगंज सगरा आश्रम पर महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन हुआ है और अभय चैतन्य मौनी बाबा ने मां दुर्गा और भगवान महाकालेश्वर के सामने यज्ञ कर भगवान महाकालेश्वर से विनती की है कि देश के प्रधानमंत्री पर आते हुए संकट को दूर कर राष्ट्र में रह रहे विरोधियों के मन में स्वच्छ कर बुद्धि कर दें। और मौनी महाराज ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके से व्यवहार करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई भी हो। अलीगढ़ की ऐतिहासिक नुमाइश में हस्तबिन ताला आकर्षण कर दिया गया है और जो कि केंद्र बन चुका है। उद्योग मंडप में इस बार 30 किलो की चाबी वाला 400 किलो का 10 फीट ऊंचा ताला देखने को लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ताला कारीगर सत्यप्रकाश शर्मा ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा ताला होने का दावा किया है, लेकिन एक शर्त के कारण नुमाइश में इस ताले को दिखाने के लिए उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है। रोडवेज बस ने साइकिल सवार समेत 4 वाहनों को टक्कर मार दी है। बस की टक्कर के बाद अनियंत्रित हुई कार एक अन्य बाइक सवार को धक्का मारते हुए पेड़ से टकराकर रुकी। दोहरी घाट थाना क्षेत्र के इब्राहिमाबाद के पास इस हादसे में 2 की मौत हो गई है, वहीं 3 घायल हो गए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर दुर्घटना के बाद बस छोड़ चालक फरार हो गया। हरदोई के संडीला कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पिस्टल रखकर जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इनके पास से 3,38,000 से अधिक की नकदी, 1 पिस्टल, 6 कारतूस, 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी को न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पकड़े गए जुआरियों में एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है। कुछ लोग लखनऊ और हरदोई जनपद के रहने वाले हैं।
यूपी के कौशाम्बी जिले में एक दबंग युवक तमंचा लेकर घर में घुस गया। तमंचा सटाकर किशोरी से युवक ने दुराचार किया और पिता के विरोध करने पर युवक तमंचा दिखाते हुए भाग गया, लेकिन ग्रामीणों ने इसे घेरकर दबोच लिया और युवक को मारपीट कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तमंचा बरामद करके प्रकरण में कार्रवाई शुरू कर दी है। गाजियाबाद में कलयुगी मां ने अपने महज 2.5 साल के इकलौते बच्चे की हत्या कर दी है। हत्या की वजह अभी साफ नहीं हुई है। आशंका जताई जा रही है कि घरेलू विवाद के चलते मासूम बच्चे की हत्या की गई है और घटना की सूचना पर पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम भी कराया है और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी से लाए गए हवाला के पैसों को गाजियाबाद में लूटा गया। मसूरी थाना क्षेत्र में 40 लाख रुपए की लूट हुई थी और इस लूट की वारदात के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच में गौवंश की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। थाना दरगाह इलाके के जीआईसी के पास इलाज के अभाव में गौवंश की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने जिम्मेदारों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं जीआईसी पुलिस चौकी के सामने सड़क जाम करने से आवागमन बाधित हो गया है। गाजीपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यहां पर बताया जा रहा है कि एक ट्रक और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और यहां पर बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक की मौत जबकि एक युवक बुरी तरह से घायल है। वहीं फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। बलिया में जिलाधिकारी के तबादले पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि उनके आग्रह पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी का तबादला किया है। उन्होंने आगे कहा है कि जिलाधिकारी एक अक्षम और संवेदनहीन महिला थी, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से उनका तबादला करने का आग्रह किया था और उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री ने उनके आग्रह को स्वीकार किया है और जिलाधिकारी का तबादला कर दिया। कोरोना काल के दौरान हुए लॉकडाउन में बागपत के लेखक और नगर पंचायत चेयरमैन अमीन नगर सराय ने जीवन की मुरली एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने लोगों और युवाओं को गलत प्रवृत्तियों को ना पढ़ने के लिए और बच्चों को पढ़ाई में जो विषय पुस्तकों से हटा दिए गए हैं उनके बारे में भी लिखा है, ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे। लिखी गई पुस्तक का आज बागपत कलेक्ट्रेट सभागार में विमोचन किया गया। विमोचन कार्यक्रम में जनपद के सम्मानित लोग और आला अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी आज अयोध्या पहुंचे, जिसके बाद शहर के जीआईसी मैदान में बने हेलीपैड से सीधे कार्यक्रम स्थल पर शिरकत की और तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लगभग 8700 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जीआईसी मैदान में मंच पर संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 84 कोसी परिक्रमा पथ की 5 अलग अलग परियोजनाओं समेत 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का शिलान्यास का तोहफा दिया। अयोध्या के दौरे पर मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे, जहां दोनों ने ही हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही निर्माणाधीन राम मंदिर स्थल का भी निरीक्षण किया। तो वहीं दर्शन पूजन के बाद मुख्य सचिव ने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया और मरीजों से उनका हाल भी जाना। कोविड-19 को लेकर वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। रामनगरी अयोध्या के विकास की आड़ में एडीए पर स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगा है। शहर के साकेतपुरी कॉलोनी के निवासियों ने सड़क को चौड़ा किए जाने के बहाने अयोध्या विकास प्राधिकरण पर नियमों की अनदेखी कर भूमि अधिग्रहण करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि एडीए की इस कार्रवाई से मार्ग के किनारे बने करीब 20 मकान ढहाए जाने की स्थिति बन गई है और अयोध्या के विकास की योजनाओं में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। शहर में आवागमन सुगम करने के लिए सड़कों की मौजूदा स्थिति में सुधार किया जा रहा है। प्रमुख सड़कों के पुनर्निर्माण से लेकर चौड़ीकरण की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सलमान इम्तियाज ने धर्म संसद का विरोध किया है और 22-23 जनवरी को अलीगढ़ में होने जा रही धर्म संसद को लेकर राष्ट्रपति को एक संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है।
अलीगढ़ में महोत्सव का कार्यक्रम काफी सालों से किया जाता रहा है। अलीगढ़ महोत्सव अपने आप में गंगा जमुना तहजीब की मिसाल कायम करता नजर आता है। जहां हर धर्म के लोग अलीगढ़ महोत्सव में प्रतिभागी बनकर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों के साथ गृहिणी महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। हमीरपुर जिले में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव संजय यादव का जिला सपा कार्यालय में स्वागत किया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सभी रैलियां और कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। उसके बाद भी हमीरपुर सपा कार्यालय में सैकड़ों की भीड़ जुटाकर एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें जमकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की धज्जियां उड़ाई गई है। कार्यक्रम में कोई भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोरोना गाइडलाइन का पालन करता नजर नहीं आया। संजय यादव से जब इसका सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन अभी नहीं आई है, कोरोना के कोई बड़े संकेत नहीं है। गाजीपुर के बारा और फिरोजपुर गंगा नदी पर पिछले 20 सालों से ग्रामीणों द्वारा पीपा पुल निर्माण की मांग की जा रही थी। ग्रामीणों के सपनों का साकार करने में अहम भूमिका क्षेत्रीय विधायक सुनीता सिंह ने निभाई है और बारा और फिरोजपुर के बीच गंगा नदी पर पीपा पुल बनवाकर जनता को सुपुर्द कर दिया गया है। क्षेत्रीय विधायक सुनीता सिंह ने ग्रामीणों की वर्षों से पीपा पुल की मांग को तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख की लागत से बनवाकर जनता को सुपुर्द किया है। हमीरपुर जिले में बीटीसी पास कर चुके अभ्यर्थियों ने कोर्ट का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राथमिक शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री को संबोधित शिकायती पत्र जिला अधिकारी को दिया है। प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकालने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इन दिनों मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुजफ्फरनगर की एक सेमिनार में बागपत के बडौत की रहने वाली एक महिला को हेयर कट टिप्स देते हुए उसके सिर पर थूक रहे हैं। वहीं अब इस घटनाक्रम से आहत महिला ने जावेद हबीब पर केस दर्ज किया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार का पूर्व प्रधान को धमकाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में नाबाबगंज के कमाऊ गांव में भ्रमण के दौरान पूर्व प्रधान को धमकाते हुए कहा है कि अगर मेरा विरोध करोगे तो चकरधन्नी बना देंगे, तुमने हमारे लोगों को बहुत परेशान किया है। फर्रुखाबाद में सपा नेता हाजी तरीक सेठ के प्रतिष्ठान पर जीएसटी ने छापेमारी की है और यहां पर बताया जा रहा है कि हाजी तरीक सेठ फ्लोर मिल्क और कोल्ड स्टोरेज संचालित करते हैं, जिसको लेकर ये छापेमारी की गई है। वहीं तरीक बसपा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विजयनगर पुलिस ने फ्लैटों में रेकी करके चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय 3 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। यहां पर बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों से चोरी के सोने चांदी के आभूषण और चोरी में उपयोग में आने वाले उपकरण और 4 पहिया वाहन भी बरामद की गई है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि ये लोग बंद पड़े घर और फ्लैटों की रेकी करके उनके घरों के पास ही मकान किराए पर लिया करते थे और चोरी की घटना को अंजाम देते थे। चरखी दादरी जिले के झोझू कला गांव में अरावली पावर कंपनी के सौजन्य से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के सहायक उपकरण के लिए परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी चरखी दादरी से सचिव बलवान सिंह ने बताया है कि चरखी दादरी जिले में ब्लॉक स्तर पर परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 4 जनवरी के दादरी से की गई है। समालखा में व्यापारी की लूट के इरादे से गोली मारकर हत्या करने वाले मामले में आज समालखा के सभी बाजारों के प्रधान एकजुट हुए हैं। बाजार के प्रधानों ने पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग कर बाजारों की सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिसके बाद एसपी पानीपत शशांक कुमार सावन ने सभी को आश्वासन दिया है कि पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं और जल्द ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यमुनानगर के जिला पशु चिकित्सालय में कुछ तथाकथित सरकारी डॉक्टर और कर्मचारी कार्यालय में ही शराब पीते हुए कैमरे में कैद हो गए। कैमरों को देखकर शराब पीने वाले तीनों लोग
सकपका गए और शराब की बोतल टेबल के नीचे छिपाकर खड़े हो गए। ये पूरा मामला मीडिया टीम के कैमरों में कैद हो गया और इन लोगों से जब पूछा गया कि आप लोग कौन हैं और कहाँ यहाँ शराब क्यों पी रहे हैं, तो उन्हें कुछ बोलने से सूझ नहीं रही है और बस तीनों लोग कार्यालय के बाहर निकल गए और अपनी कार में बैठकर निकल गए। जाते जाते एक शख्स जिला चिकित्सालय का मेन गेट लॉक कर गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान रास्ता रोकने को कांग्रेस का षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि प्रधानमंत्री विकास कार्यों का शुभारंभ करें। कांग्रेस यहां तक गिर गई है कि उसने अमर शहीद राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को श्रद्धांजलि देने जा रहे प्रधानमंत्री के दौरे में व्यवधान डाला है। उनकी जान को जोखिम में डाला गया है। उन्होंने कहा है कि हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। नियम 134A के तहत परीक्षा पास किए हुए बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं होने से परेशान काफी सारे अभिभावक अपनी फरियाद लेकर महम विधायक बलराज कुंडू से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों ने परीक्षा पास कर रखी है, लेकिन रोहतक के जिन स्कूलों को उन्हें अलॉट किया गया है वो बड़े बड़े स्कूल उनके बच्चों के दाखिला नहीं कर रहे हैं और अधिकारी भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जालंधर में डीसी कॉम्प्लेक्स के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष प्रदर्शन करते हुए खुलकर कांग्रेसियों पर अपना गुब्बार निकाला है। वहीं बता दें आपको कि पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले को रोके जाने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार कांग्रेसियों का विरोध किया जा रहा है। ये मोदी के काफिले को रोकने के बाद अब सियासत गर्म हो चुकी है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पुल से वापस होने को लेकर उसकी जांच के लिए MHA की जांच टीम गठित की गई थी, जिसके चलते टीम के 3 सदस्य फिरोजपुर के गांव प्याराड़ा के पुल पहुंचे हैं। फरीदकोट में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर जवानों ने नेशनल हाईवे 54 पर लूटपाट करने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। यहां पर बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 54 पर फौज के जवानों ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पंजाब के सभी स्कूलों के संयुक्त महासंघ के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष ने स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के सरकार के फैसले पर बोलते हुए जगजीत सिंह धूरी ने कहा है कि पंजाब के सभी स्कूलों को माता पिता की सहमति से फिर से खोल दिया जाएगा अगर आगे के लिए राजनीतिक बलिदान करने का कोई प्रयास किया गया। उन्होंने कहा है कि लंबे समय तक लॉकडाउन के बाद स्कूल खुले थे और बच्चों की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से चल रही थी। और इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।